स्वागत है। आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या किया था, इंटर हैलोजन कंपाउंड को हमने पढ़ा था और उसमें हमने उसके जो कुछ प्रॉपर्टी थे उसको जाना था। अब उसमें कुछ छूट गया था, उसको देखेंगे और उसके अलावे जो उसके क्या यूजेज हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट होगा वह फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ग्रुप 18 एलिमेंट को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और समझिए और उसको अच्छे से याद रखिए ताकि आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए और समझिए। चलो, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड देयर फिजिकल स्टेट एंड कलर। कि जैसे हमने पिछले क्लास में बात किया था कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो क्या होता है, जब आपको हैलोजन को कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने फैमिली मेंबर के ग्रुप के साथ ही क्या करता है, वो कंबाइंड करके ग्रुप बना लेते हैं, कंबाइंड करके वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह कंपाउंड को क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में बात किया था। जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, उसे कोई नहीं मिला तो मान लीजिए कोई मिल गया तो क्या होगा, O2F2 बना लेगा, ऑक्सो फ्लोरीन बना लेगा। या मान लीजिए हाइड्रोजन मिल गया तो H2F हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा आपको। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपने ग्रुप के जो मेंबर हो गया जैसे क्लोरीन हो गया उसके साथ बना लेगा आपको, FCl बना लेगा आपको, या ब्रोमीन के साथ बना लेगा, BRF बना लेगा आपको। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था, इसकी प्रॉपर्टी चर्चा कर लिया था। अब हम इसके जो कुछ कंपाउंड बन रहे हैं उसके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं और कलर क्या होते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक टेबल बन गया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, जिसमें पहला होता है X डैश होता है। तो इसमें बच्चों जो फर्स्ट नंबर है वह है आपको क्लोरीन फ्लोराइड है, ClF है। तो यह क्या होता है बच्चों, कलरलेस गैस होता है और इसका स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं है इसलिए डैश छोड़ा गया है आपको। इसी तरह से BRF क्या है, तो ये क्या होता है, पेल ब्राउन गैस होता है, हल्का ब्राउन गैस होता है। और उसके बाद क्या होता है, IF होता है ना, आयोडीन फ्लोराइड होता है। क्या कि इसको आप स्पेक्ट्रोस्पेक्ट्रली इसको देख सकते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा आपको। इसके अलावा BRCl है, यह गैसेस अवस्था में होते हैं। इसके अलावा ICl हो गया आपको रूबी रेड सॉलिड होता है, या इसको अल्फा फॉर्म भी कहते हैं, या ब्राउन रेड सॉलिड हो सकता है जिसको बीटा फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया IBr, आयोडीन ब्रोमाइड हो गया, जो ब्लैक रंग का सॉलिड होता है। तो इस तरह से हमने X डैश टाइप का फिजिकल स्टेट और उसके कलर को हमने देखा। अब बच्चों सेकंड आपका जो बनता है वो होता है X-3 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो होता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ClF3 होते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो कलरलेस गैस होते हैं और इसका स्ट्रक्चर पता है वह क्या होता है, बेंट टी शेप, मतलब मुड़ा हुआ झुका हुआ टी जो होता है ना, टी ऐसे बताओ, मान लीजिए ऐसे हो गया और नीचे देखो टी हो जाएगा आपको, टी हो गया आपको। तो टी मतलब क्या, हल्का सा झुका दिया हमने तो बेंट टी शेप का हो जाएगा आपको। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से हो गया BRF3 हो गया, जो क्या होते हैं, येलो ग्रीन लिक्विड होते हैं, ये गैस होते हैं और ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखो क्या कारण है, तो यह का हो गया आपको, इसका स्ट्रक्चर भी हो गया बेंट टी शेप का हो गया। उसके अलावा हो गया IF3 हो गया, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, यह आपको येलो पाउडर होते हैं, बेंट टी शेप का इसका भी होता है। अगला हो गया ICl3 हो गया, यह आपको ऑरेंज सॉलिड होते हैं, बेंट टी शेप का ये भी स्ट्रक्चर होते हैं आपको। इस तरह से हमने देखा X-3 टाइप का देखा हमने। अब नेक्स्ट जो बच्चों है वो है X-5 टाइप का। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट मेंबर आते हैं वो हो गया IF5, आयोडीन पेंटा फ्लोराइड हो गया आपको, जो कलरलेस गैस होते हैं बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन। यह आपको सामान्यतः होते कलरलेस गैस होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको 77 केल्विन हो जाता है तो वह क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप का होता है। अगला है आपको BRF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, जो कलरलेस लिक्विड होते हैं और इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप का ही होता है। नेक्स्ट हो गया आपको और लास्ट हो गया आपको X-5 मेंबर का ClF5 हो गया, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड हो गया, जो कलरलेस लिक्विड होते हैं और इसका भी स्ट्रक्चर आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप का ही होता है।
और जो लास्ट इसका बचा हुआ है XX-7 में, वह एक ही है बच्चों, वह है IF7 है, जो आपको कलरलेस गैस होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसकी फिजिकल स्टेट और उसके कार्य के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो अब इसका यूजेज देखते हैं। तो बच्चों इसका जो यूज किया जाता है, तो इसमें फर्स्ट करा कि दीज कंपाउंड कैन बी यूज एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट और एक होता है बच्चों एक्वस सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्वस नॉन एक्वस क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। एक्वा से बना हुआ एक्वस, एक्वा मतलब होता पानी, जिसमें पानी में कोई चीज घुला करके बनाया गया हो या पानी में कोई चीज घुला सकते हैं हम और घुल जाए वो, तो पानी क्या कहलाएगा एक्वस सॉल्वेंट। हमेशा पानी के लिए एक्वा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वाटर हो गया आपको एक्वस सॉल्वेंट हो गया, आप उसमें चीनी घुला सकते हो, आप उसमें नमक घुला सकते हो, आप उसमें ग्लूकोज घुला सकते हो। तो यह क्या होगा, उसके लिए सॉल्वेंट का काम करता है। और आप जानते हो सॉल्वेंट क्या होता है कि जो सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस को अपने में घुला लेता है वह सॉल्वेंट कहलाता है, या जो सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह सॉल्वेंट कहलाता है। तो यहां पर क्या है, पानी वाला सॉल्वेंट की बात हो रही है ना, एक्वा सॉल्वेंट की बात हो रही है ना, तो एक्वा सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी वाला सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब नॉन एक्वस की बात करते हैं। तो नॉन एक्वस मतलब क्या हो गया, जिसमें पानी नहीं हो। मतलब आप किसी चीज को आप अल्कोहल में घुला देते हो, प्योर अल्कोहल है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड में घुला देते हो आप, बेंजीन में घुला देते हो आप, ईथर में घुला देते हो आप, तो ये बच्चों क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। और यह भी क्या करता है, यह भी आपको किसी दूसरे वस्तु को अपने में घुला लेता है। तो इस तरह से वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसमें आपने देखा था लिक्विड वाले जितने भी होते हैं वो सब के सब किस तरह के सॉल्वेंट होते हैं आपको, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहा कि इट्स कंपाउंड आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, कि इसके जितने भी कंपाउंड है वो क्या आपको फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है ना, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल फ्लोरिनेटिंग जो बल्ब होते हैं, फ्लोरिनेटिंग जो लाइट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हो गया ClF3 मतलब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एंड BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इसका उपयोग बच्चों यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। जैसे देखो आप यहाँ पे हमने यूरेनियम सॉलिड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ले लिया जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। इस दोनों को जैसे मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैसेज अवस्था में प्राप्त हो जाता है, और जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बच्चों क्या हो गया, ग्रुप 17 एलिमेंट में जो इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गए उसके कुछ उपयोग हो गए। तो इसी के साथ क्या होता है कि आपका जो ग्रुप 17 एलिमेंट है वो खत्म होता है, ये कुछ बचा हुआ था आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट के बारे में कि ये ग्रुप 18 एलिमेंट क्या है। तो इसको आप देखिए, तो आपने पढ़ लिया है ग्रुप, आपने पढ़ा 15 पढ़ा, ग्रुप 16 पढ़ा, ग्रुप 17 पढ़ा, 3 ग्रुप आपने पढ़ लिया है ना। अब एक बचा हुआ है ग्रुप 18 एलिमेंट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, फिर उसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज। इस तरह से आप पढ़ते आए हो है ना। अब आपको थोड़ा सा बोर भी लग रहा होगा कि भाई एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक ही चीज आपको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह से पढ़ना है, इसीलिए आपको ये लंबा लग रहा होगा। ठीक है, बस 2 से 3 क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो आप लोग पेशेंस रखो और इसको पढ़ो। जरूरी बात, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इस चैप्टर के सारे नंबर आपके मुट्ठी में है, एक भी नंबर टस से मस नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप पढ़िए। तो चलो देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट के कौन कौन से मेंबर हैं। तो कहा कि दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। यहाँ पर भी आपको 6 मेंबर है, बाकी में कहीं पे देखे थे 5 ही मेंबर था, यहाँ पे 6 मेंबर हो गया आपको। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसको याद कैसे करेंगे, तो वही हे नेहरा अगर कर 0 रन पर आउट, है ना। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। हे हीलियम, नेहरा तो नियोन, अगर कर तो हो गया आपको आर्गन,
है ना। अगर कर तो इसमें 2 आ गया, अगर कर तो आर्गन क्रिप्टन, अगर कर, जीरो जेनन, रन रेडॉन, प्राउट आउट, मैंने बाहर से लगा दिया आपको। तो ये बन गया एक, है ना, कहावत बन गया, हे नेहरा अगर कर जीरो रन प्राउट। इससे क्या कर सकते हो, ग्रुप 18 एलिमेंट को आप इजिली याद कर सकते हो। तो आप इसको इस तरह से याद कर लो, है ना, और आपको ये एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अब बच्चों इसका अकरेंस क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहा कि नोवेल गैसेज ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट। जितने भी बच्चों नोवेल गैस अभी आपने 6 देखा था, इन सबको नोवेल गैस कहा जाता है, और ये सारे के सारे आपको हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कहां पर, तो हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है, बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट नेचर। क्योंकि इसका जो नेचर होता है बच्चों, वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब अक्रिय होता है। अक्रिय मतलब क्या होता है कि हमको किसी से मतलब नहीं, हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, हम किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएंगे हम। तो इस तरह के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो कहता है कि हमको किसी से मतलब नहीं, किसी कंपाउंड नहीं बनाएंगे हम, तो उस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं कि वह इनर्ट नेचर शो करता है। अब सवाल उठता है कि इनर्ट नेचर शो क्यों करता है, तो उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, उसके अलावे क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, उसका वैल्यू कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, ये आपको इनर्ट होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे और आगे क्लास में बात करेंगे। तो ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडन आर प्रेजेंट इन एयर इन ए स्मॉल अमाउंट। कहा कि जितने भी नोबल गैस है उसमें से रेडॉन को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो डीके प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, और बाकी सब के सब क्या होते हैं, तो हमारे एयर में पाए जाते हैं। जो आपने पढ़ा था ना 1% में, तो वहां पे क्या होते हैं, आपको ये सब पाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट पर वो चर्चा वही कर रहे हैं। कहा कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नोबल गैसेज इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1%। ये हमारा जो एयर है, उस एयर में नोबल गैस का कितना अबंडेंस है, कितनी इसकी प्रचुरता है, तो वहां पर लगभग आपको 1% में आपको ये आ जाते हैं। आपको पता 78% में हो गया आपको, है ना, नाइट्रोजन हो गया, और इसके अलावा 21% में क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन हो गया। जो बच गया 1% उसमें आपको ये सारे गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब मिले हुए होते हैं उसमें, तो ये वहां पर आ जाते हैं आपको। इसके अलावा करा कि हीलियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। अगर आप नेचुरल गैस की बात करोगे तो नेचुरल गैस में आपको हीलियम आपको 10% पाया जाता है, एयर में नहीं, नेचुरल गैस में। ठीक है, तो नेचुरल गैस में क्या होता है, इसका जो परसेंटेज होता है वो 10% होता है। इस बात को याद रखोगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कितने परसेंट कौन कहां पाए जाते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि हीलियम एंड समटाइम्स नियोन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। कभी कभी हीलियम और नियोन आपको क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव जो मेटल का जो ओरिजिन होता है उसके मिनरल के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हो गया पिच ब्लेंड हो गया, मोनाजाइट हो गया, आपको क्लेवाइट हो गया आपको। तो इन सब के जो ओर है, इन सब जो मिनरल के जो ओरिजिन है, वहां पर कभी कभी आपको हीलियम और नियोन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कहा कि जेनन एंड रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, कि इस ग्रुप का सबसे जो दुर्लभ एलिमेंट है वह बच्चों कौन है, आपको जेनर और रेडॉन है। इसका हमारे प्रकृति में जो इसका कंसंट्रेशन है, इसका जो अबंडेंस है वो बहुत ही कम है। सबसे रेयरेस्ट मतलब क्या हो गया, दुर्लभ, जो आपको मिले ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिले, बहुत ही मुश्किल से मिले। तो उस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो बच्चों जेनर और रेडॉन होते हैं वो रेयरेस्ट कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत कम इसका कंसंट्रेशन हमारे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपको। इसके अलावा जो रेडॉन हो गया कि हमने शुरू में बता दिया था आपको कि यह क्या होता है, डीके प्रोडक्ट में पाए जाते थे। किसके डीके प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, तो जो रेडियम जो है उस रेडियम के डीके प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, आपको रेडॉन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने सबके बारे में देख लिया कि इसका अकरेंस क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट की बात करेंगे हम, तो जितने भी एलिमेंट है
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, उसके आउटर मोस्ट में क्या होगा आपको, तो कुछ इस तरह का कन्फिगुरेशन होगा, NH2NP6। ठीक है, जैसे देखो आप, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया हीलियम ले लिया, तो हीलियम बच्चों एक्सेप्शनल है ना, इसके पास p ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 1s2 ही होगा। अब जो नियोन है, नियोन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको 1s2 2s2 2p6। देख लो आप यहाँ पे क्या हो गया, 2s2 2p6 हो गया, क्या आ गया, NH2NP6 मिल रहा है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो यह हो गया नियोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको। इसके अलावा आपको हो जाएगा आर्गन का, देखोगे आप तो आर्गन का कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, NH2NP6 की तरह आ रहा है, मतलब बस ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है। आपको पता ही हो गया कि n बराबर क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो 3 है तो 3 डालोगे, हो गया 3s2 3p6 हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से आप बाकी सबका भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सब के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्टेट के बारे में, कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन हो गया, यह आपको किस स्टेट में होते हैं, तो कह रहा है कि यह मोनो एटॉमिक होते हैं। मतलब बाकी जैसे ऑक्सीजन देखा था आपने O2 फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन देखा था N2 फॉर्म में होते हैं, जैसे क्लोरीन देखा आपने Cl2 फॉर्म में होते हैं। तो ये सब के सब क्या होते थे, डाई एटॉमिक फॉर्म में होते थे। लेकिन ये जो बच्चों आपको नोबेल गैस के एलिमेंट है, यह आपको किस फॉर्म में होते हैं, मोनो एटॉमिक। इसे कभी भी He2 नहीं लिखा जाता है, Ne2 नहीं लिखा जाता है, Ar2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यह हमेशा मोनो एटॉमिक अकेला रहेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, मतलब यह रंगहीन होता है, सुगंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और मोनोएटॉमिक रूप में होते हैं। तो इसका यह हो गया स्टेट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि यह जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, नहीं घुलता तो किस में घुलता है, तो कहा कि दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यह पानी में सुगमता से घुल जाता है, आसानी से पानी में घुल जाता है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वह उसके एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे आप देखो हीलियम हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और वहीं पे देखो नियोन का होता है 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन बना के देते कि हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन में, इन चारों में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन होगा, तो आपको तुरंत जवाब लगा देना होगा कि क्रिप्टन हो जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये हो गया आपको। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, कि इसका क्या होता है। तो कहा कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज वेरी हाई, कि नोबल गैस का जो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन, क्योंकि इसका जो कन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके S सेल में भी 2 होते हैं और P सेल में भी 2 होते हैं, क्योंकि S और P की क्षमता होती है 2 और 6 रखने की, तो पूरी की पूरी भरी हुई है। तो इसके कारण से क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण। तो क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट 0, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लगभग 0 होता है। क्यों होता है लगभग 0, भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, अभी जगह खाली रहेगा तब ना लेगा। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2 ऑलरेडी है। P के पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 6 ऑलरेडी है। तो भाई रखेगा कहाँ, वो नहीं रख सकता है ना। तो इसके कारण से क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, ऊर्जा होगी, वो लगभग 0 होता है। इसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा इसका, तो ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो वो घटेगा। आपको ऊपर में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे में आने के बाद वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉन मेटल है तो गुण तो उसका आ ही जाएगा। आपको जिसके साथ रहोगे वैसा ही गुण आपके आ जाएगा। तो यह क्या नॉन मेटेलिक में आ गया, इधर की तरफ आ गया, तो वही गुण इसमें आ रहा है। इसके अलावा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो कहा कि नोबल गैसेस पोजेस वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर सबस्टांसेस। कह कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दूसरे सबस्टांस की तुलना में सबसे क्या होता है, तो आपको लो होता है। अगर मान लीजिए उसी कंपेरेटेबल के एटॉमिक मास ले लेंगे हम, कोई एलिमेंट ले लेंगे हम, कोई कंपाउंड ले लेंगे, या मॉलिक्यूलर मासेस का कोई ले लेंगे हम, तो उसकी तुलना में इसका आपको सबसे कम होगा। क्यों कम होगा,
ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि इसके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स है वो सबसे क्या है, कमजोर है। कमजोर होने के कारण से क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसके अलावा इसका साइज क्या होगा, तो कहा कि साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसका साइज आपको क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, तो सेम बात है कि उसका वंडरवाल रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे उसका वंडरवाल रेडियस इंक्रीज होगा तो साइज भी उसका इंक्रीज करेगा आपको। अब बच्चों इसका हो गया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे हम। तो कहा है कि ऑल द नोबल गैसेस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। सारे के सारे नोबल गैस क्या होते हैं, रंगहीन, स्वादहीन, सुगंधहीन होते हैं। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, सब के सब मोनोएटॉमिक होते हैं। दे आर एस्पेरेंटली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में क्या होते हैं, आपको आसानी से घुल जाते हैं। और जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही रहेगा, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद कुछ कंपाउंड है, बस चैप्टर आपका 2 क्लास में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।